हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम मैकेनिक्स में वेव मोशन को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इस ऐसे टाइप के वेव मोशंस को स्टडी किया है जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, या फिर ऐसा वेव्स जब वो मीडियम में से पास आउट होती है तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो सरल आवर्त गति या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। यानी अभी तक हमने बिल्कुल सिंपल केसेस को स्टडी किया है, लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज़ को भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज़ या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। यानी उनमें सिर्फ एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ का मिक्सचर होता है ना। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, जब उनसे जो साउंड जब उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज़ का मिक्सचर होता है। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को लगा करके इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज़ को स्टडी कर पाना या इस टाइप के हमारे वेव फंक्शन को स्टडी कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को स्टडी करने के लिए फूरियर नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी तरीका बताया था, एक बहुत अच्छी सीरीज़ दी थी जिसे हम कहते हैं फूरियर सीरीज़, जो कि बहुत जगह पर यूज़ आती है। अब फूरियर सीरीज़ की डेफिनेशन है, इसे फूरियर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। फूरियर थ्योरम में फूरियर ने ये बताया था कि किसी भी कंटिन्यूअस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन को, इन तीनों को कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अनेक सरल आवर्ती यानी डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक टर्म्स के सम के रूप में, योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिनकी आवृत्तियाँ मूल आवृत्तियों की पूर्ण गुणज हो। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ऐसे बहुत सारे सिंपल फंक्शंस के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनकी हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की पूर्ण गुणज होगी या n टाइम्स होगी। जैसे मान लीजिए आपकी मूलभूत फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज़ है या 20 हर्ट्ज़ जो भी है, तो आने वाले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी जिनके सम के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, वो उसका गुणज होनी चाहिए या फिर उसका मल्टीपल होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। तो इस तरह से ये वाली जो थ्योरम है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पीरियोडिक मोशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करती है या फिर उसको शो करती है। ठीक है, यानी हम इसमें किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं फूरियर थ्योरम। ठीक है, अब फूरियर थ्योरम में फूरियर ने अपनी एक सीरीज़ दी थी, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू a0 प्लस, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस an साइन n ओमेगा टी। इसी तरह से कॉस वाली सीरीज़ भी लिखेंगे, b1 कॉस ओमेगा टी प्लस b2 कॉस 2 ओमेगा टी एंड प्लस bn कॉस n ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो y है ये हमारे कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन का विस्थापन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम t पर। इस y को हम फंक्शन ऑफ t भी लिख सकते हैं कि ये जो y है हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस वाली पूरी थ्योरम को, इसमें ये जो सारे ही टर्म्स हैं ये बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक टर्म्स है। ठीक है, इन चीज़ों को फूरियर ने बताया था। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हम साइन और कॉस के टर्म्स में सिंपल फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस थ्योरम को हम इन शॉर्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा an साइन n ओमेगा टी प्लस सिग्मा bn कॉस
एन ओमेगा टी। यहाँ पर हम एन की लिमिट्स लगाएंगे। एन की लिमिट है 1 से लेकर के एन तक। इसी तरह से यहाँ पर भी n की लिमिट्स है 1 से लेकर के n तक, या फिर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। और भी इस चीज़ को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी प्लस बी एन कॉस एन ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन होती है ये फूरियर ने दी थी और इसे हम कहते हैं फूरियर सीरीज़। ये हमारी बहुत जगह यूज़ आती है, मैथ्स में भी यूज़ होती है, फिज़िक्स में भी यूज़ होती है। ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए लेकिन, ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन को सिंपल पीरियोडिक फंक्शन की टर्म्स में स्प्लिट करके, ब्रेक करके, और इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक हमको फूरियर ने बताई थी, इसे ही हम फूरियर सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फूरियर एनालिसिस। अब हमने ये तो पता कर लिया कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को इस तरह से हम सिंपल फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके बारे में और जानकारी कैसे निकाली जाए कि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यूज़ है। तो इस तरह से हमने एक सीरीज़ तो फॉर्म कर ली, लेकिन उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है फूरियर एनालिसिस, मेथड टू सॉल्व फूरियर सीरीज़। कि इस फूरियर सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फूरियर एनालिसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर किया जाता है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कि इसके अंदर हमने जितने भी कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं उनकी वैल्यूज़ को हम एक एक करके फाइंड करेंगे। पहला कॉन्स्टेंट होता है ए नॉट, तो हम सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हम फाइंड करते हैं ए एन, क्योंकि यहाँ पर जो ए एन लिखा है एक बार उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर एन इज़ इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट एन की वैल्यूज़ रख के हम A1 A2 A3 बाकी सारी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ बी एन। इन सारी ही कांस्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके फिर इस फंक्शन y की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो ये जो मेथड होता है ये हमारा कहलाता है फूरियर एनालिसिस। तो अब हमने समझ लिया कि फूरियर की थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, फूरियर की थ्योरम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और फूरियर की थ्योरम का एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फूरियर एनालिसिस का पॉइंट 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए नॉट। सबसे पहले हम इस कांस्टेंट ए नॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इस कांस्टेंट ए नॉट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले मैंने y फंक्शन की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका मेथड क्या होता है, इसका मेथड ये होता है मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय डी टी एंड इंटीग्रेट। कुल मिलाकर के अब हमें इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लगानी है 0 टू t, यानी उसके एक आवर्तकाल, एक टाइम पीरियड के लिए हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y डी टी 0 टू t इज़ इक्वल टू ए नॉट हमारा कॉन्स्टेंट प्लस A1 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 टू t, सब जगह हमें लिमिट लगाते चलना है, साइन ओमेगा टी डी टी। इस तरह से मैंने पूरी इक्वेशन को लिख लिया है। A2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से t तक, यहाँ से चलते हुए an तक जाएंगे, an साइन n ओमेगा टी डी टी 0 टू t, b1 0 टू t कॉस ओमेगा टी डी टी प्लस b2 कांस्टेंट है 0 टू t कॉस 2 ओमेगा टी। इस तरह से हमें पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। अब समझने वाली बात यह है कि पूरे एक साइकिल के लिए 0 से t के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू और
पूरे एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी 0। तो यहाँ पर चाहे साइन n ओमेगा टी हो, n की कोई भी वैल्यू हो 1 2 3 4 5, आप इस इंटीग्रेशन को करके चेक कर सकते हैं। एक पूरे साइकिल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन n ओमेगा टी और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0। तो ये जो सारी टर्म्स हो जाएंगी ये यहाँ तक अप टू an तक और b1 b2 से लेकर के अप टू bn तक, इन सभी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो अब हमें क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा 0 टू टी वाई डी टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमारा t के बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a नॉट इंटू टी, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू टी। यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y डी टी इज इक्वल टू a नॉट इंटू टी। तो यहाँ से हमें a नॉट की वैल्यू मिलेगी, a नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ y डी टी। तो ये आ गई हमारे फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज़ वैल्यू ऑफ a नॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम a1 a2 a3 यानी कि हम डायरेक्टली an की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कुछ कंडीशंस लगाकर, जिसमें हम n की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके सारी a वाले कांस्टेंट जो होंगे a1 a2 a3 उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम bn की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे और हमारे पास सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर हम उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमने ये सीखा कि फूरियर सीरीज़ क्या थी और फूरियर एनालिसिस क्या होता है। तो फूरियर सीरीज़ हमारे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी फंक्शन या कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन को एक सिंपल फंक्शन, सिंपल पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक करके उनको ऐड करके स्टडी करने के काम आती है। फिर हमने फूरियर की थ्योरम को देखा और फिर हमने फूरियर एनालिसिस के अंदर फर्स्ट पॉइंट वैल्यू ऑफ a नॉट को फाइंड किया जो कि इसके बराबर आई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में a1 और an और bn कॉन्स्टेंट्स को भी फाइंड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।